हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता कितना है। तो मैं लिखता हूं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो यहां पर मैं लिखता हूं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो -q + q, ये दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी 12 पर स्थित होते हैं। -q कूलम्ब आवेश A पर है, जबकि +q कूलम्ब आवेश B पर है, और दोनों की अल्पतम दूरी 12 है। यह वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O, और यहां पर एक बिंदु Q है। मध्य बिंदु O और Q के बीच की दूरी R है, और ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के साथ या वैद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा अंश का कोण बनाता है। मैंने वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष बताया था कि -q + q को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम P से दिखाते हैं, और इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश -q कूलम्ब आवेश से +q कूलम्ब आवेश की तरफ होती है, यानी इधर होता है P की दिशा। तो इसी बिंदु पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु पर। और ये जो बिंदु है ना वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में है, और ना ये बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में है। ये किसी अन्य बिंदु पर है, ना अक्षीय स्थिति में है ना निरक्षीय स्थिति में है। देखो हम करते क्या हैं, बात को समझो। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव की क्षमता या उनके सेपरेशन को व्यक्त करता है। तो हम करेंगे क्या, P का इस दिशा में, P का इस दिशा में हम घटक निकालेंगे। तो कितना आएगा, तुमने 11 में घटक निकालना पढ़ा होगा। तो P का इस डायरेक्शन में हम घटक निकालेंगे तो आएगा P cos थीटा। अब बात को समझो, P cos थीटा क्या है। इस P का इधर घटक है P cos थीटा, इतना समझ गए। यहां पर लिख देता हूं ए बी है ना, तो यहां पर लिख देता हूं A1 और यहां पर B1। अच्छा तुम ये बताओ, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसका होता है, P किसका होता है, वैद्युत द्विध्रुव का होता है ना। इसी P का एक घटक इधर निकाला गया है, तो कितना आएगा, P cos थीटा आएगा। ओके, अब देखो करता क्या हूं, यहां से 90 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे एक लाइन A2 B2 खींचता हूं, और इस P का घटक इधर निकालता हूं, इधर, तो कितना आएगा, P sin थीटा आएगा। मध्य बिंदु O से यह बिंदु Q कितनी दूरी पर है, मान लो R दूरी पर, R दूरी पर। चलो अब निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं, निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं।
लेकिन निकालने से पहले मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊंगा और फिर निरक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताऊंगा, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो अक्षीय स्थिति वाला देखते हैं। आपने पीछे पढ़ा है कि ये माइनस क्यू कूलाम आवेश है और ये प्लस क्यू कूलाम आवेश है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव का ये अक्ष कहलाता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होता है और ये मध्य बिंदु O है। तो ये आपका L होगा, ये आपका L होगा। अक्ष के अनुदिश यहां पर एक बिंदु P है जो मिडिल पॉइंट से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने कितना निकाला था? इतना निकाला था, याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा में r क्यूब, और आप r क्यूब, और इसकी जो दिशा थी, वो किधर थी? इसकी जो दिशा थी वो इधर थी, आपने देखा था। अब देखो, ये B1 है, ये A1 है। ये B1 है और ये क्या है? A1 है। यहां पर बिंदु क्या है? O है। O है। O से कितनी दूरी पर Q है? O से R दूरी पर Q है। यहां पर देखो, ये बिंदु O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। ये बिंदु O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। यहां पर P का क्या आता है? दूना। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव का ये आघूर्ण है, तो आघूर्ण का यहां पर दूना आता है। तो तुम बताओ, ये चीज कितना है? P cos थीटा है। P cos थीटा है। तो बिंदु Q पर इसके अनुदिश यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और यहां पर है P cos थीटा, तो यहां पर लिखेंगे P cos थीटा, और नीचे कितना होगा? R क्यूब। तो यहां पर E1 की दिशा किधर होगी? यहां पर E1 की जो दिशा होगी वह इधर होगी। ठीक है, इससे मैंने तुलना कर बताया है। थोड़ा सा ये ऐसे है ना, तो थोड़ा सा मैं सुता दिया हूं और फिर मैंने इससे तुलना किया है ताकि आपको समझ में आए। ये काम मैंने किया है। अब थोड़ा सा आगे देखो, निरक्षीय स्थिति वाला मैं बताता हूं। ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2l है। ये मध्य बिंदु है, तो अक्ष के अनुदिश मध्य बिंदु से R दूरी पर, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत R दूरी पर। अगर यहां पर एक बिंदु P लें, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इस बिंदु पर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर P/R क्यूब होता है। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का
आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है P, तो यहां पर P होगा, तो यहां पर P लिख देंगे। ओके, अब मैं तुलना करता हूं। ये चीज ऐसे है ना, ये चीज ऐसे है, तो थोड़ा समझने के लिए यहां पर A2 B2, ये मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर Q, O से R दूरी पर Q, ठीक, इसका मान कितना है P sin थीटा, P sin थीटा। तो जब यहां पर P होता है तो यहां पर P लिखते हैं, यहां पर यहां पर P sin थीटा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे P sin थीटा। तो यहां पर जो E2 उत्पन्न होगा, E2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P sin थीटा बटा में यहां पर R3। दिशा क्या होगी, याद है दिशा क्या होगी, तो दिशा इस बिंदु पर E2 की दिशा इधर होगी। आपको कुछ याद है, याद नहीं तो पीछे वीडियो देखना। यानी E2 की जो डायरेक्शन होगा बिंदु Q पर, वो क्या होगा, प्लस Q कूलम आवेश से माइनस Q कूलम आवेश की तरफ होता है ना, इससे तुलना करो ना, इसी से समझ में आएगा। ठीक है, E2 का डायरेक्शन इधर होता है, तो यहां पर निकालेंगे क्या, E2 डायरेक्शन इधर इतना होगा। E2 का मान कितना होगा, E2 का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बटा में R3। E1 का मान कितना होगा, E1 का मान इतना होगा। ठीक है, अब समझते हैं, थोड़ा सा मैं तुलना किया हूं समझाने के लिए। अब देखो, इस बिंदु पर दो तीव्रताएं, एक P cos थीटा के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता है E1 है, इसकी दिशा इधर है। एक P sin थीटा के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता है E2 है, इसकी दिशा क्या है, इधर है। तो इस बिंदु पर दो तीव्रताएं हैं E1 और E2। E1 की दिशा इधर है और E2 की दिशा इधर है, तो एक परिणामी तीव्रता होगी ना, तो यहां पर एक परिणामी तीव्रता होगी E, एक परिणामी तीव्रता होगी E। अब इस E का मान निकालेंगे। ये जो परिणामी तीव्रता है E1 के साथ कितना कोण बनाती है, मान लो फाई कोण बनाती है, निकालते हैं। देखो क्या करो, यहां से इस पर लंब खींच दो, तो ये 90 अंश का हो गया, और यहां से इस पर लंब खींच दो E2, तो ये भी 90 अंश हो गया। तो ये पूरा परिमाण में E2 है, तो ये भी कितना होगा E2, और ये कितना होगा E1। अब परिणामी तीव्रता कितना है E, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया। तो E बराबर कितना होगा, E बराबर होगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो E बराबर अंडर रूट E1 कितना है, उतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P sin 2P cos थीटा बाई R3 का स्क्वायर प्लस E2 कितना है, इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाई R3 का यहां पर स्क्वायर। परिणामी तीव्रता E
अंडर रूट, इसमें से कॉमन क्या है यार? कॉमन लो ना, डायरेक्ट कॉमन लो। कॉमन क्या है? कॉमन मुझे दिखाई देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर मुझे दिखाई देता है P/R क्यूब। आर क्यूब इसमें है, आर क्यूब इसमें भी है, P यहां भी है, P यहां भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी है और यहां भी है। टोटल यही कॉमन है, ठीक। तो इस पर हो गया स्क्वायर। तो क्या बचेगा? बोलो क्या बचेगा? बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। यही ना बचेगा। ई बराबर स्क्वायर से कड़ी खत्म, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में आर क्यूब, करड़ी में 4 cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के सूत्र पर इसको मैंने तोड़ दिया। तो E बराबर टोटल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर उत्पन्न होगा। तो हम क्या निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर, जो ना अक्षीय स्थिति में हो, जो ना निरक्षीय स्थिति में हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो इतना होता है, ठीक है।